प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स समाप्त हो चुका है, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आज जो लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साउथ एशिया क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशिया। साउथ एशिया से आपका मतलब क्या है? मतलब साउथ एशिया कौन से रीजन को कहते हैं, कौन सा क्षेत्र है और कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है, वो रीजन के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। तो द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो, साउथ एशिया के अंदर हम निम्नलिखित देशों को इंक्लूड करते हैं। साउथ एशिया के अंदर कौन कौन से देश शामिल है जिनको हम साउथ एशिया कहेंगे? इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब साउथ एशिया के अंदर जो देश शामिल है वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इन सबको मिलाकर हम साउथ एशिया कहते हैं। वैसे प्राकृतिक रूप से साउथ एशिया का जो रीजन है वो कौन सा क्षेत्र कौन सा है? वो क्षेत्र है द माइटी हिमालयज इन द नॉर्थ। साउथ एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय एंड द वास्ट इंडियन ओशन इन द साउथ, और उसके साउथ के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हिंद महासागर है। अरेबियन इन द वेस्ट, और अरेबियन सी वेस्ट के अंदर, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट में। प्रोवाइड ए नेचुरल पेक्युलरिटी टू द रीजन, जो इस क्षेत्र को एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाता है। तो ये है साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में फिर आप सुन लीजिए, साउथ एशिया में कौन कौन से देश शामिल है। साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, द मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये देश साउथ एशिया में शामिल है। प्राकृतिक रूप से साउथ एशिया क्या है? नॉर्थ के अंदर हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन, वेस्ट के अंदर अरेबियन सी एंड ईस्ट के अंदर बे ऑफ बंगाल, जो कि इसको एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र को हम साउथ एशिया कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूलिंग सिस्टम इन देयर इन नेपाल। आपको ये बताना है कि नेपाल के अंदर कौन सी शासन प्रणाली लागू है। आजकल आपको जैसे पता है कि भारत और नेपाल के संबंध अब अच्छे नहीं है, क्योंकि उसके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। कुछ ऐसे मैटर्स है जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच में अब थोड़े संबंध खराब हो गए, क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि चीन से उसने हाथ मिला लिया है, और चीन से हाथ मिलाने के कारण भारत और नेपाल के बीच में आपस में संबंध थोड़े खराब हुए हैं, क्योंकि भारत और चीन के संबंध पहले से खराब होते आ रहे हैं, और भारत का जो दुश्मन देश चाइना है उसके हाथ मिलाने के कारण भारत और नेपाल के संबंधों में भी अब मधुरता नहीं रही है। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत और नेपाल के बीच में इस नेपाल के अंदर कौन सी शासन प्रणाली लागू है। तो आपको जैसे पता है कि नेपाल के अंदर शुरुआत से ही 1990 से पहले वहां पर मोनार्की सिस्टम था, वहां राजा का शासन था। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी लागू की गई 2006 तक, लेकिन उसके बाद में वहां के जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने डेमोक्रेसी को हटा दिया। और 2006 के बाद क्या घटना घटी थी उसके बारे में हम आप बताएंगे। टिल 2006 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज देयर अंडर मोनार्किकल सिस्टम। 2006 तक नेपाल के अंदर एक संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई और राजा संसद के अंडर में काम करता था। तो टिल 2006 पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज देयर अंडर मोनार्किकल सिस्टम इन नेपाल। नेपाल के अंदर राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। देयर वर सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध बाधाएं लगी हुई थी। इन 2006 देयर वाज सच ए मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, लेकिन 2006 के अंदर वहां एक बहुत ही बड़ा
पूरे देश के अंदर सफल जन विद्रोह हुआ, दैट द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, जिसके कारण से जो राजा ने पहले जो डेमोक्रेसी को रिमूव किया था, हटाया था, दोबारा से मजबूर होना पड़ा वहां पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। तो सच ए मैसिव कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, वहां एक बहुत ही बड़ा और पूरे देश के अंदर जन विद्रोह शुरू हो गया, किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। और राजा ने मजबूर होकर वहां पर डेमोक्रेसी को लागू किया। मोनार्किकल सिस्टम एंडेड इन नेपाल ऑन 15 जनवरी 2006, जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी नेपाल के अंदर, वो 15 जनवरी 2006 का उनका अंत हो गया। कैसे हुआ? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन गेन एक्सेप्टेंस, जब वहां पर अंतरिम संविधान को स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम संविधान को स्वीकार करने के बाद जो मोनार्किकल सिस्टम था नेपाल के अंदर, वो 15 जनवरी 2007 को समाप्त हो गया। तो ये कौन सा रूलिंग सिस्टम है नेपाल के अंदर? पहले वहां राजतंत्रीय व्यवस्था थी, फिर वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर लोकतंत्र को वहां से हटा दिया गया, फिर दोबारा से राजतंत्रीय व्यवस्था लागू की गई। लेकिन उसके बाद नेपाल के अंदर जन विद्रोह होता है, और जन विद्रोह के दबाव के कारण राजा ने वहां पर दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना की, और 15 जनवरी 2007 को अंतरिम संविधान स्वीकार करने के बाद वहां पर राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और आज नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी रूल है, वहां पर लोकतंत्रीय शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, बिफोर 1971 एक्सप्लेन एनी टू रीजन विच लीड टू ए वॉर बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब हम आपको ये बताएंगे 1971 से पहले आपको दो कारण बताने हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में क्यों लड़ाई हुई, क्या रीजन है, उनके बीच में युद्ध क्यों हुए, उसका रीजन क्या है। बिफोर 1970 ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर? एज यू नो दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं भारत का विभाजन के बाद भारत, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए थे, और पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान था, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान को जैसे कि आज प्रेजेंट में आज उसको बांग्लादेश कहते हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन इन दोनों के बीच में युद्ध होने का, लड़ाई होने का क्या रीजन था? तो फर्स्ट रीजन है, आफ्टर पार्टीशन ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम ए पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जैसे को पता है कि विभाजन के बाद जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल का जो पूर्वी भाग था, वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। देयर वाज ए डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स बिटवीन बोथ रीजन। अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1200 मील लंबा भारतीय क्षेत्र पड़ता था। इन दोनों के बीच में इंडियन रीजन, भारतीय क्षेत्र आता था, जो कि 1200 मील लंबा था। दोनों हिस्सों के बीच में दूरी थी 1200 मील की, और ये 1200 मील में भारतीय क्षेत्र आता था। तो देयर वाज ए डिस्टेंस ऑफ 1200 माइल्स बिटवीन बोथ रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान's गवर्नमेंट डिड नॉट प्ले अटेंशन टू दिस रीजन। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। एंड उर्दू लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन देम, और उनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज को थोप दिया, जो कि वहां पर उर्दू लैंग्वेज नहीं थी। और वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा को थोपने के कारण इन दोनों के बीच में संबंध खराब हुए। दूसरा रीजन, शेख मुजीबुर रहमान कुड नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर। शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया? इवन आफ्टर गेनिंग मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, चुनावों के अंदर उसको बहुमत हासिल होने के बावजूद भी शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। शेख मुजीबुर रहमान किससे रिलेटेड थे? ये ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उससे रिलेट, उसके बिलोंग करते थे। और उसने इलेक्शन में 300 सीटों में से 160 सीटें जीती थी, लेकिन फिर भी उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए। इस कारण से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा खराब हुए। इन रीजन के कारण ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में आपस में लड़ाई हुई। अब हम आपको भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एट प्रेजेंट, आज के बारे में नहीं है, आज जो समय है उस समय के अंदर भारत और नेपाल के संबंध थोड़े खराब है।
लेकिन आज से पहले जब भारत और नेपाल और चाइना के संबंध अच्छे नहीं थे, उससे पहले भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कभी ये आज के समय को लेकर यदि आप चलेंगे तो आज के समय प्रेजेंट भारत और नेपाल के संबंध थोड़े खराब है, लेकिन उससे पहले भारत और नेपाल के जो संबंध वो अंतरंग संबंध थे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि भारत और नेपाल का संबंध कैसा था। तो इंडो नेपाल रिलेशन आर फेयरली स्टेबल। भारत और नेपाल के जो संबंध बहुत ही अच्छे संबंध थे, अंतरंग संबंध थे, स्थिर थे एंड पीसफुल, बड़े शांति प्रिय संबंध थे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या समस्याएं नहीं थी। बोथ शेयर ए म्यूचुअल कल्चर। दोनों ही देश आपस में एक साझी संस्कृति का शेयर करते थे, हिस्सेदार थे। आर बोथ शेयर ए म्यूचुअल कल्चर। दोनों की एक साझी संस्कृति थी एंड 1700 किलोमीटर ओपन बाउंड्री। और भारत और नेपाल के बीच में 1700 किलोमीटर एक खुली सीमा है आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। लेकिन भारत की आजादी के बाद बोथ कंट्री साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950। भारत की आजादी के बाद 1950 में भारत और नेपाल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो संधि थी शांति और मित्रता की संधि, कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्वक संबंध रखेंगे और आपस में जो दोस्ताना संबंध है, मित्रता पूर्वक संबंध होंगे। और दोनों ही देश ओपन जो 1700 किलोमीटर ओपन बाउंड्री उनका सम्मान करते हैं। दोनों की एक साझा संस्कृति है और 1700 किलोमीटर एक साझा सीमा भी है भारत और नेपाल के बीच में। और जब भारत को आजादी मिली थी तो 1950 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी, शांति और मित्रता की संधि। बोथ द कंट्रीज हैव एक्सेस टू बाउंड्रीज एंड म्यूचुअल सेफ्टी। अब दोनों ही कंट्री आपस में साझा सुरक्षा और साझा बाउंड्री का सम्मान करते हैं, आपस में एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो बोथ द कंट्रीज हैव एक्सेस टू बाउंड्रीज एंड म्यूचुअल सेफ्टी। द सिटीजन ऑफ टू कंट्रीज टू ट्रेवल। अब देखिए, दोनों ही देशों के जो नागरिक है आपस में एक दूसरे के देशों में आ जा सकते हैं एंड वर्क इन द अदर, और एक दूसरे के देशों में काम करते हैं विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट। अब भारत और नेपाल के बीच में यदि भारत का नागरिक नेपाल में जाना चाहे और नेपाल का नागरिक यदि भारत में आना चाहे तो उनको वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट वो आपस में एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं होती है और एक दूसरे देश में वो काम कर सकते हैं। एक्सेप्ट IAS, IPS एंड IFS। केवल किन सेवाओं को छोड़कर, IAS, IPS और IFS, इन तीनों सेवाओं को छोड़कर आर एक्टिव असिस्टिंग इंडियाज गवर्नमेंट। भारत सरकार के ये जो तीन सर्विसेज है, IAS, IPS और IFS सर्विस को छोड़कर, भारत सरकार की इन तीनों सेवाओं को छोड़कर बाकी नेपाल का नागरिक भारत में कहीं भी काम कर सकता है और भारत का नागरिक नेपाल में भी कहीं भी काम कर सकता है। इस तरह से भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही अच्छे थे। तो आज हमने आपको बताया कि साउथ एशिया क्या है, नेपाल के अंदर किस तरह की शासन प्रणाली थी और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में युद्ध क्यों हुआ और इंडो नेपाल के संबंध कैसे हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। फेयर नोटबुक में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।